नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बीच बहस में हम उस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं या फिर यूं कहें कि विमर्श करने वाले हैं जिस मुद्दे को लेकर के आज सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बात है दर्शन की, बात है दौरे की और बात है सियासत की। क्या राम मंदिर जाना किसी के लिए कि राम मंदिर में जाकर के रामलला के दर्शन करना सियासत हो सकती है? लेकिन हाँ, इस पर सियासत हो रही है। बिल्कुल सूरज जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर अब लगातार सियासत गर्म है। जहां एक और देख रहे हैं हम, विपक्ष जो है वो जमकर हमलावर है। अब विपक्ष को लगातार हमले का मौका बीजेपी की ओर से भी दिया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर संसद का उद्घाटन हो, नई संसद भवन का, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अब जिस तरह से सियासत की जा रही है। क्योंकि उनका पहले भी विरोध किया गया था। उनका ये कहना था विपक्ष की ओर से कि आदिवासी चेहरा है। बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि विपक्ष आदिवासी चेहरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, इसलिए बार बार उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। बात हो रही है जाति की, बात हो रही है समुदाय की, बात हो रही है वर्ग की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना विपक्ष को रास नहीं आ रहा, और अब चूंकि चुनाव का समय चल रहा है और राष्ट्रपति पहली बार रामलला की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, उसके बाद पहली बार उनका अयोध्या दौरा हुआ है, तो उस पर सियासत की जा रही है। बिल्कुल सूरज जी, ठीक कहा आपने। और सियासत को लेकर आज इस पूरी बीच बहस में चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। अजय बोकिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नीरज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत स्वागत है। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ शुभकरण पांडे जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले संदीप पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रामलला के दर्शन करने जाने पर संजय राउत कह रहे हैं कि चुनाव का समय है इसलिए उनको भेजा गया है ताकि चुनावी माहौल बने। एक तरफ जहां यह बात कही जा रही है कि उनका रामलला के दर्शन करना जाना सियासत है और चुनावी मुद्दे को हवा देने की बात है, दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की तब नहीं बुलाया, लेकिन अब चूंकि चुनाव का माहौल है तो चुनाव के माहौल में उनको इसलिए भेजा गया है राम मंदिर ताकि वहां चुनावी माहौल बने। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने। संजय राउत से यही अपेक्षित भी है कि वो यही कहेंगे, और सियासत तो चल ही रही है। और इस समय अयोध्या जाना वैसे तो कोई दर्शन करने जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, पर चुनावी माहौल में राष्ट्रपति का वहाँ पहुँचना और इस समय ट्राइब वोट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि नहीं, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि राष्ट्रपति हर जगह नज़रअंदाज हुई हैं और उनको नहीं बुलाया गया है, उसके कई मायने उन्होंने बीच में इंटरप्रेट भी हुए हैं। तो इस स्थिति में ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू को बीच में ले जाके भाजपा एक फ़ायदा लेना चाह रही है इस बात का कि बची हुई जो सीटें हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं वहाँ उनको उसका कुछ लाभ मिले और ये डैमेज कंट्रोल इस तरीके का हो सके, क्योंकि अभी वेव चल रही है कि आदिवासी थोड़े से भटके हैं और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आदिवासियों को इनको जहाँ पे वोट परसेंटेज गिरा है और आदिवासियों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति तुलनात्मक रूप से कम देखा गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि इनका ये फ़ायदा लेने की मंशा है। हालांकि कितना इसका मतलब फ़ायदा मिल पाएगा ये कहना तो समय ही बताएगा, पर मुझे लगता है कि इसके अलावा अभी और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और संजय राउत जी ने जो कहा है वो तो उनको कहना ही था, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मोदी ऐसे मूर्तिकार हैं, वो किसी भी पत्थर को शंकर बनाने में लगे हुए हैं और कांग्रेस की नीति है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। तो इस स्थिति में चल रही है अभी चुनावी विषाद ऋषि है। आइए अब हम सब देखते हैं। बिल्कुल संदीप जी, ठीक कहा आपने। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो दर्शन करना है वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है, दर्शन करने के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए गए थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। कौशल किशोर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, तब निमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, चंपत राय जी ने उसको ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि निमंत्रण भेजा गया था, ऐसा नहीं कि निमंत्रण गया ही नहीं था। लेकिन अब उसको लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, सियासत की जा रही है अयोध्या दौरे को लेकर, क्या ये ठीक है? और टाइमिंग को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वो सवाल उठाना ठीक है विपक्ष का? टाइमिंग देखिए, सामान्य व्यक्ति अगर रामलला के दर्शन करने जाता है तो वो सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन जब देश का राष्ट्रपति जाता है तो निश्चित तौर से सियासत उससे जुड़ जाती है। और ऐसे समय में जब चुनाव चल रहे हों, लोकसभा के चुनाव चल रहे हों, राष्ट्रपति
कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं, उनके दर्शन करने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर ऐसे समय में दर्शन करने जा रही हैं राष्ट्रपति जी, जबकि उनको लेके काफ़ी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं कि उन्हें जहां बुलाया जाना चाहिए वहां नहीं बुलाया जाता है। संसद जो एक महत्वपूर्ण प्रतीक है लोकतंत्र का, वहां पे अगर उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति की मौजूदगी नहीं रहती है, और ऐसे समय में जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरा चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, और ऐसी बातें सब जगह चल रही है कि भाजपा वोट परसेंटेज कम हो रहा है और निश्चित तौर से इससे थोड़ा सा निराशा का माहौल है सत्ताधारी दल में। ऐसे समय में अगर देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक अगर अयोध्या जा रही हैं, और मुद्दा भी एक यही है कि 500 साल बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और वो भी एक दल विशेष ने करवाई है जो सत्ता में है, और ऐसे में जब ये अपेक्षित था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राम मुद्दा प्रमुख रहेगा। हालांकि इस बीच में जो है राम मुद्दे को प्रमुखता से ना लेते हुए उन्होंने दूसरे मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन जब 2 चरण के चुनाव के बाद राष्ट्रपति वहां जाती हैं तो मतलब सीधा सा साफ नजर आता है कि राम मंदिर को घर घर पहुंचाया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति हर दिल तक छुए, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले और दूसरे चरण के बाद इस चरण में ये जो दौरा है रणनीति के तौर पर इसको ले सकते हैं, बीजेपी की रणनीति है तीसरे चरण के लिए। रणनीति बीजेपी की है, ये यहीं पे ये सवालिया निशान है। जी बिल्कुल। अगर राष्ट्रपति एक सामान्य तौर पर राष्ट्रपति की जो प्रतिष्ठा थी संसद का, चाहे उद्घाटन हो चाहे राम की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम भी समय भी वो मौजूद रहती और उनकी फिर से इच्छा हो जाती जाने की, तब कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन ये जो आपने कहा कि बीजेपी की रणनीति है, ये जो रणनीति के तहत इसको लिया गया है या देखा जा रहा है या दिखाए जाने की कोशिश हो रही है, यही सवालिया निशान लग रहा है और यहीं पे सियासत हो रही है। और इस सियासत को नकारा नहीं जा सकता। इस सियासत को निश्चित तौर से जब अगर एक जो आपने कहा है कि रणनीति के तहत अगर भेजा गया है तो निश्चित तौर से जो दूसरा दल है वो सवाल उठाएगा और सवाल लाजमी भी है। बिल्कुल, आपने कहा कि सवाल उठेंगे और सवाल लाजमी भी हैं, लेकिन अजय वकील जी आपसे जानना चाहूंगा कि बात जो हो रही है कि यहाँ पर राम मंदिर का दौरा, रामलला के दर्शन राष्ट्रपति करने जा रही हैं, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि उन्हें भेजा गया है। जो बात अभी कौशल किशोर जी ने कही कि चूंकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान शेष है और इसके बाद में 4 चरण और होने हैं, तो रामलला का मुद्दा हावी होने वाला था लेकिन उतना प्रभावी नहीं दिखा 2 चरणों में। इसलिए रामलला का मुद्दा और रामलला हर दिल में विराजमान हो जाए और ये बात हो जाए कि ये एक राजनीतिक दल ने कराया है, इसलिए जो संजय राउत के शब्द हैं कि उन्हें भेजा गया है, क्या वास्तव में ये चीज है कि उन्हें पार्टी ने भेजा होगा? देखिए, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति वो तो सर्वोच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जो व्यवहारिक स्थिति वो क्या है सबको पता है। जी बिल्कुल। तो राष्ट्रपति क्या करेंगी, किससे मिलेंगी, कहाँ जाएंगी, कब जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, ये सारी चीजें तो पीएमओ से तय होती हैं आजकल। तो इसलिए मानना है कि भाई उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया होगा, ये तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। जी। जहाँ तक ये है कि विपक्षी दल की बात है, तो वो जिन लोगों ने राष्ट्रपति पद की चुनाव में आदिवासी प्रत्याशी का विरोध किया, वो अब आदिवासी राष्ट्रपति के इतने सहानुभूति समर्थक हो गए हैं या इन पे सहानुभूति उनके मन में जाग गई है, तो इसको लेकर के भी लोगों को असलियत मालूम है। तो इसलिए ये जो ये मुद्दा केवल राजनीतिक है। अब सवाल ये है कि भाई राष्ट्रपति अभी क्यों जा रही है, मुद्दा तो केवल ये है कि कभी भी जा सकती थी। टाइमिंग को लेकर सवाल। अगर 22 जनवरी को उनको नहीं बुलाया गया था तो वो 22 फरवरी को भी जा सकती थी। तो राष्ट्रपति के लिए तो कोई मनाही नहीं उस तरह की, कभी भी जा सकती है। लेकिन जो बात अभी कौशल जी ने कही और इन्होंने भी कही, तो उसमें काफी हद तक सच्चाई है कि बीजेपी पहले 2 चरणों के बाद अपने मूल कोर इश्यूज पर लौट आई है। वो ये है कि हिंदू मुसलमान और दूसरा राम मंदिर। तो शुरुआत में हम देख रहे थे कि राम मंदिर को थोड़ा पीछे रखा गया था और बाकी दूसरे उपलब्धियों के मुद्दे और दूसरी बातें ज्यादा की जा रही थी। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि मुझे 400 पार का जो है वो 400 पार का लक्ष्य इसलिए चाहिए कि मुझे कुछ बड़े फैसले करने हैं। बिल्कुल। अब सवाल है कि बड़े फैसले तो एक तरफ रह गए हैं और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की सीधे सीधे बात करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अभी तो ये खबरें भी आ रही है शायद कोई इंटरनल सर्वे हुआ है जिसके अंदर बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, जैसे कि उनको पहले अपेक्षा थी। हालांकि अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी और सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन इतना तय है कि 400 पार वाला जो अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य उन्होंने रख लिया था खुद ही, वो कहीं पूरा नजर होता नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। पहली बात तो ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो है उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वो
महिला तो है ही खैर, और आदिवासी भी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उससे बड़ी शिवभक्त हैं। बिल्कुल। तो उनकी जो भगवत भक्ति है या हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था है, आदिवासी होते हुए भी, वो उनका राष्ट्रपति बनाने के लिए सबसे बड़ा कारण था जी। और इसी जो रणनीति के तहत उनको राम मंदिर भी भेजा जा रहा है, कहे यहाँ जा रही हैं, कुछ भी कर लीजिए आप उसको, विपक्ष तो जो कि उसी नजर से देखेगा, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से भी जा रही हैं तो चुनाव के दौरान अगर जा रही है तो उसका कारण यही है कि आदिवासियों को हिंदू धर्म से जोड़े रखने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि आदिवासी भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, वो उससे अपना अलग ना माने, इसी मैसेज को फिर से रिफ्रेश करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। कितना असर होगा कह नहीं सकते। अभी उड़ीसा में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वो वहां से रहने वाली है, तो उड़ीसा में बीजेपी अपनी काफी संभावना देख रही है, हो सकता है कि सत्ता में भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज जाएगा झारखंड में, उड़ीसा, जहाँ खास करके आदिवासी जिस इलाके से वो आती हैं, वहाँ इसका मैसेज जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने। एक तो हिंदू धर्म से जोड़कर इसको देखा जाए, दूसरा आदिवासी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये जो आरोप है कि आदिवासी जो है वो बीजेपी जो है सत्ताधारी जो दल है उससे नदारद दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आदिवासी वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए ये जो दौरा है अब इसको इस दिशा में हम देख सकते हैं। नीरज जी, आदिवासियों का जो रवैया हमेशा रहा है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है। बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 2 चरण के चुनाव संपन्न हुए, 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनको सर्वे करके बताया कि SC/ST के वोट बैंक बीजेपी के प्रति कम होते चले जा रहे हैं, जैसा कि हर चरण में कोई न कोई नया मुद्दा आ रहा था। अब इस चरण में, तीसरे चरण में ये नया मुद्दा आ गया और कहा जा रहा था कि राहुल जी ने आरोप लगाया था कि द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो वो तो खारिज हो गया था। निमंत्रण सभी लोगों ने दिया था, लेकिन सब प्रशासनिक कुछ मुद्दे होते हैं, प्रशासनिक कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से उस समय वो जा नहीं पाई। हाँ, ये सियासी मुद्दा हो सकता है कि इस समय उनका राम मंदिर जाना एक बड़ा सियासी मोड़ है। और विपक्ष के पास क्या स्थिति हो गई है, विपक्ष कुछ भी यदि पक्ष करता है, या पक्ष की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, विपक्ष हमेशा उंगली उठाता है। विपक्ष एक दिन ये चिंतन करना शुरू कर दे कि मैं अपना संगठन तो मजबूत करूं, इस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन विपक्ष अपने संगठन पे चिंतन करना शुरू कर देंगे, उस दिन उनके अकॉर्डिंग काम होने लगेगा, फिर वो जो चाहेंगे वो होगा, तब दूसरे लोग उंगली उठाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये एक सियासी दौरा हम मान सकते हैं। बराबर, इसे हम एक सियासी दौरा मान सकते हैं। और उनके इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा, सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं और उन वजहों को रखते हुए मद्देनजर ये इस बात की चर्चा छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ एक बात जहां आ रही है, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में हुई, कि आदिवासी वोट बैंक, दोनों ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में। उपेंद्र तिवारी जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भेजा है, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं, यदि वो खुद गई हैं या उनको भेजा गया है, तो भी भारतीय जनता पार्टी को क्या आदिवासी वोट बैंक खसकता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कांग्रेस इस पर आपत्ति उठा रही है, तो कांग्रेस को आदिवासी वोट बैंक का लाभ मिलेगा, या फिर जो बचा खुचा अभी आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पास है वो भी खसक जाएगा, यदि वो इस बात का विरोध करते हैं कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचारित कर रही है कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध जो है वो विपक्ष ने किया है और वो बात उनको हजम नहीं हो रही है। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि श्री राम मंदिर का जो निर्माण है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हुआ है जी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लेने का प्रयास किया है जी। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया, ये प्रचारित होता है पूरे देश में। वास्तविकता ये है कि जो राम मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में बना है, और उसमें जो पैसा लगा है वो आम जनता का पैसा लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम मंदिर का निर्माण जो बनाने का निर्माण करने का जो श्रेय अपने ऊपर लिया है, पहले तो यही गलत है। ये पूरा राजनीतिक मुद्दा, श्री राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया इस देश में, इसको भी मैं ठीक नहीं मानता हूँ। माननीय राष्ट्रपति आज की तारीख में इस देश की राष्ट्रपति हैं, ना कि किसी दल की राष्ट्रपति हैं। हाँ। यदि वह वहाँ गई हैं तो ना तो पक्ष को और ना ही विपक्ष को उनके इस जाने पे किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ये बात सच है कि उनको कोई पार्टी अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करती है, या हम ऐसा मानते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो आज सर्वोच्च पद पर है। वो इतने बड़े पद पर हैं कि उनका कोई भी निर्णय
हर एक को मानना पड़ेगा, कोई भी उनके निर्णय से विपरीत नहीं जा सकता। रहा राम मंदिर का सवाल, कोई भी व्यक्ति कभी भी, भगवान का मंदिर है, कभी भी जा सकता है, कभी आ सकता है। फर्क जरूर हमारे देश में जिस प्रकार से राजनीतिक वातावरण जातिगत और संप्रदायगत बना दिया गया है, इससे बातों का प्रभाव तो पड़ता है। क्योंकि वो आदिवासी हैं और वो वहाँ गए हैं, तो इस बात का लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका नुकसान होगा, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए सबके मन में बेचैनी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, हम लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। राष्ट्रपति जी कहीं भी जाएं आए, इस पे किसी भी दल को कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मत है। बिल्कुल ठीक कहा उपेंद्र जी आपने। अब किसी को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चर्चा का विषय तो ये बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्हें निमंत्रण भेजा गया, तब वो वहां पर उपस्थित नहीं थी। नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, तब भी वो वहां पर नहीं थी। तब भी विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री कैसे राष्ट्रपति के होते हुए उसका उद्घाटन कर सकते हैं। शुभकरण पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल को लेकर, क्योंकि अब चर्चा का विषय तो यही है, क्योंकि अयोध्या का दौरा है उनका और वोट बैंक साधने की जो कवायद है वो दोनों ही पार्टी की तेज है। जिस तरह से सूरज जी ने पूछा था कि किसका इस पार्टी को, मतलब इस दौरे का किस पार्टी को फायदा होगा, आपको लगता है कि वाकई आदिवासी जो वोट बैंक है उसको साधने में बीजेपी जो है वो सफल हो पाएगी? शुभकरण जी। मैं रामचरितमानस की तो चौपाई से चिन्हित करूंगा जी। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उनके ऊपर भी राघवेंद्र हैं, राम जी हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, राम सबके रग रग में है, राम आराध्य है। और राम को यदि कोई देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति यदि उनके दर्शन करने के लिए चाहता है, तो वो उनका मौलिक अधिकार है, उनका कर्तव्य है, और उनके ऊपर आराध्य की कृपा हुई कि जो दर्शन करने जा रहे हैं। आज प्रश्न ये है कि यदि राष्ट्रपति राम जी जब वन को गए तो यही रामचरितमानस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी, आज जो वरिष्ठ सब पत्रकार है, उस समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी पत्रकार की भूमिका में थे। जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और यदि आज भील थे, कौन थे उस समय? ना तो साधन था, ना तो ताकत था, ना कुछ था, वही भगवान के साथ थी। और यदि आज एक आदिवासी भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं, तो अतिशुक्ति होना चाहिए कि एक देश का राष्ट्रपति परमपिता परमात्मा के चरणों में जाता है, तो इसे मुझे नहीं लगता कि इसे राजनीति से देखना चाहिए। चश्मे के दो पहलू हैं। लेकिन आप ठीक है ऋषिका जी, एक मिनट, चश्मे के दो पहलू हैं, देखने का नजरिया है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि भाई आज इस समय राष्ट्रपति को जाने का क्या उचित है। हो सकता है राघवेंद्र की कृपा हो गई, इच्छा हो गया, दर्शन करने चले गए। अब दर्शन में कौन इसको कैसे बजा रहा है, कौन किस दृष्टि से देखता है, राम तो सबके आराध्य हैं ऋचिका जी, और सबको दर्शन करने को जा सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भी दर्शन करने जा रही हैं, इसमें कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन दर्शन करने तो जा रही हैं, पर सवाल तो विपक्ष यही उठाएगा ना सर, अब आप ठीक कहें उसको या नहीं कहें, पहले और दूसरे चरण में नहीं, अब तीसरे चरण के बाद जब वो जा रही हैं, उड़ीसा में चुनाव होने वाले, जिस तरह से अभी अजय वकील जी ने बताया, क्योंकि चुनाव की तारीख भी नजदीक है, इसलिए टाइमिंग पर सवाल तो उठेगा। उड़ीसा में चुनाव होने वाले, राष्ट्रपति का दौरा, तो जोड़कर तो देखा जाएगा ना उसको। शुभकरण जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से दूध में पानी मिला देते हैं ना, और फिर पानी जो है जल जाता है, दूध बच जाता है। इस समय तो जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी नीति रीत, अपना मिशन, अपना सब लोग के जा रहे हैं, और लोगों को कहना है कि साहब राष्ट्रपति क्यों जा रहे? अरे ये उनका मौलिक अधिकार, आप कौन होते हो रोकने वाले? आपको कहना है, आप कह दीजिए कि साहब राष्ट्रपति दर्शन करने जा गए, एक तरफा बीजेपी को जा। विपक्ष का काम है आपको चिन्हित करना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, प्रश्न अपना, विपक्ष अपना काम कर रहा है। ठीक है, विपक्ष ने अपना काम किया है, सवाल खड़े किए हैं, राष्ट्रपति के दौरे पर सवाल हैं, और सवालिया निशान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, और उनके उस दौरे को, रामलला के दर्शन करने को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। यहाँ एक बात करना चाहूंगा, संदीप पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से 2 दिन पहले इनके इस दौरे पर, राष्ट्रपति के दौरे पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने मंच से ये बात कही थी कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं भेजा गया।
तो इस बात का खंडन चंपत राय ने किया है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है आमंत्रण भेजा गया था, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, वो एक अलग विषय था। तो ये राहुल गांधी को जब यदि उनके संज्ञान में नहीं है कि आमंत्रण भेजा गया नहीं भेजा, क्योंकि उनको भेजा गया वो नहीं आए, इस बात का फायदा सत्ता पक्ष उठा रहा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण भेजा गया नहीं आए। लेकिन यदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय नहीं पहुंच पाई हैं वहां और उनको आमंत्रण भेजा गया था जैसा चंपत राय कह रहे हैं, तो इस बात को बिना संज्ञान लिए राहुल गांधी को कहना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल, वो भी एक राजनीति का ही उनका मुद्दा है। रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो राहुल गांधी थोड़ी तय करेंगे कि वो उनको भेजा है कि नहीं भेजा। हाँ। सरकार भेजेगी या जो उसके आयोजन में है वो इस कमेटी से बाहर है, उस समय उनका कोई हस्तक्षेप उसमें है नहीं। हाँ। उसका केवल वो सियासती फायदा या नुकसान की बात चल रही है। हाँ। और ये मौलिक अधिकार सबका है, सब जाएं, और मतलब हमारे साथी ने बड़ा अच्छा कहा। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीतिक सियासत में ये भी सुना है हमने कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। सही बात है। और अभी स्थिति वही चल रही है यहाँ पे। हाँ। कि है तो राजनीति ही। हाँ। और हम लोग सब इकट्ठे भी इसी बात पे हुए हैं यहाँ पे, और बात भी चल रही है कि बिल्कुल 100% सही है कि सबका मतलब सब कहीं भी जा सकते हैं, भगवान राम सबसे सर्वोपरि हैं। इसको लेके कोई मतलब आशंकित या मतलब शंका करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन इस चंपत राय जी का जो स्टेटमेंट आया वो भी सियासत को एक सपोर्ट करने के लिए आया। राहुल गांधी जी अपने दल को, और वो इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को कि न्यूज का मुद्दा ये बन गया है कि आदिवासी राष्ट्रपति वहां पहुंची। अब वैसे तो राष्ट्रपति की मतलब जात पात देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब सब आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, मतलब पूर्व की राष्ट्रपति, मतलब जहाँ जहाँ जितने प्रकार से उनके संज्ञा सर्वनाम सब लगाए जा सकते हैं वो लगाए जा रहे हैं। उन स्थितियों में अगर इसका फायदा, राहुल गांधी ने जो कहा है वो तो अपनी जगह मतलब सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है। हाँ। उसका कोई मतलब निमंत्रण से लेना देना नहीं है। इस समय वो लोग इसका किसी तरीके से फायदा उठाना चाह रहे हैं कि उसका लाभ उनको हर तरीके से मिल जाए, कि बीच में गए तो इस मतलब लोगों को ये मैसेज चला जाए कि देखो इन्होंने पॉलिटिकली इसको भुनाने के लिए इनको भेजा है या भिजवाया है, और उसका लाभ उनको लोगों को ना मिले। और सत्ता पक्ष यही चाहेगा कि उसका पूरी तरह से लाभ उनको मिले। और वो एक अयोध्या असली में एक और चीज हुई जिसको बहुत मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ कि राम के मुद्दे की ऐसा लग रहा था कि बस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो बस अब सब किसी को कुछ करना ही नहीं है, मतलब अब तो जो है राम जी ही करेंगे और सब बिल्कुल जीती जिताई थाली परसाई मिलेगी। लेकिन जब वो मिलती नहीं दिख रही है तो उस मुद्दे पर अब ये तो बोला नहीं जा सकता कि अब हमने मंदिर मंदिर मुद्दा बन गया। पहले मंदिर बनने पे कोसा जाता था, अब बन चुका है, सरकार स्थापित है, प्रतिष्ठित है। अब क्या बोला जाएगा? तो अब वहां दर्शन जो जाएगा, अब दर्शन आम आदमी जाएगा, या तो भीड़ दिखाएं आप कि साहब करोड़ों आदमी आ गए, या फॉरेन डेलीगेट आ गए, तो इस समय वो सब चीज नहीं हो पा रही है। तो इससे राष्ट्रपति जी जाएं, उससे अच्छा भाजपा के लिए कोई अवसर नहीं था, और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह किया। और बस ठीक है, उसका लाभ मिलता है तो कोई इसमें नुकसान की बात भी नहीं है, सब करते हैं अपने लिए। बिल्कुल सही बात। उन्होंने भी किया तो कोई गलत नहीं किया। बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी आपने। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। कौशल किशोर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप पॉलिटिकल स्टैंड कह लीजिए या फिर सत्ता के ऊपर जो आरोप लगाते आया है विपक्ष उसको कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इन आरोपों में खुद ही घिर जाती है। अब देखिए, आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति, उनके दौरे को लेकर आरोप लगाए गए कि पहले निमंत्रण नहीं भेजा गया था, अब उनको चुनाव की वजह से दौरे करवाए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कल जो अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर भी हमने देखा कि पहले वो जो फेक वीडियो था वो आता है, फिर ओरिजिनल वीडियो बताते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोपों में खुद ही घिर जाती है, मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है वो होती जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति की जहां तक बात हो रही है, राष्ट्रपति को अगर कहीं जाना है और ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में जाना है जहां राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहां पे राष्ट्रपति कोई निमंत्रण की मोहताज नहीं है। हाँ। राष्ट्रपति का अधिकार है, कहीं भी जा सकती है, पूरा देश उनका है, वो प्रथम नागरिक है इस देश की, है ना। तो ये एक मुद्दा, ये तो औचित्यहीन बात है कि निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया। बिल्कुल। राष्ट्रपति के मन में अगर होता और राष्ट्रपति के यहाँ से एक आदेश या एक निर्देश आ जाता कि जो है हम अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, तो किसकी हिम्मत थी इस देश में कि जो प्रथम नागरिक को वहां जाने से रोक सकता था। राष्ट्रपति का जाना ना जाना ये कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रपति अभी गई हैं तो वो मुद्दा बनेगा। ये भी पक्ष विपक्ष सबको मालूम है, चाहे सत्ताधारी दल हो वो भी समझ रहा था कि अगर जाएंगी तो मुद्दा बनेगा, और विपक्ष को भी मालूम था कि अगर राष्ट्रपति जाएंगी तो उन्हें उसको मुद्दा बनाना है। तो ये तो निश्चित तौर से सही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो ये आप देखिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अगर देखें, लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं ऐसे समय में, जबकि जो है चुनाव का पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, उसके 2 महीने पहले से भी शामिल हो रहे हैं।
और ऐसे वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं, जैसे कि आप रामनिवास रावत जी अभी शामिल हुए हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो 6 बार के विधायक हैं, जिन्हें कांग्रेस में सारे पद मिले, जो अपना पिछला विधानसभा चुनाव भी इस स्थिति में भी कांग्रेस के टिकट पर लड़कर ही जीते हैं, जिनका अपना खुद का जनाधार है। 8 बार चुनाव लड़ना और 6 बार जीतना, ये कोई सामान्य नेता नहीं है, मतलब वो जन नेता है, जिसकी जनता में अपनी पैठ है, जिसका अपना वोट बैंक है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के समय ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि उनको दल बदलना कोई बहुत आवश्यक है, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हों, ऐसे भी कोई चीजें सामने नहीं आई। तो अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आपका जो कांग्रेस को लेकर जो सवाल है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो चीजें तो कमी महसूस की जा रही है, जिसके कारण जो है वो अपने खुद के कुनबे को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। सही कहा आपने कि ये चीजें अपने दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। और जैसे कि खजुराहो लोकसभा सीट का आपने देखा, उसके बाद इंदौर लोकसभा सीट का देखा, देख लीजिए। और अगर कोई नेता आपका जा रहा है तो एक समय ये वो कांग्रेस है जिसने पूरा देश अंग्रेजों से जब आजाद कराना था तो सड़क पर संघर्ष किया, और सड़क पर संघर्ष करके जो अंग्रेज उस समय पूरे विश्व में एक सर्वोच्च शक्ति थे, उनको भी यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, ये वो कांग्रेस है। वो कांग्रेस जो है, जो जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इसका राजनीतिक दल के रूप में इस नाम का उपयोग ना हो तो बेहतर है, ऐसे उन्होंने इच्छा जताई थी। उसके बाद भी उपयोग हुआ, और उसके बाद भी 50 साल तक कांग्रेस का ही शासन था लगभग। बीच में 2 साल जनता दल कोई आ जाए या कोई दूसरा, वो 1, 2, 2.5 साल 3 साल का अंतर छोड़ दीजिए। तो उस समय अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का भी जो स्थितियां थी वो निश्चित तौर से कितनी संघर्षशील थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन में हत्या होती है, या उनकी मृत्यु होती है, क्या होता है, जो भी होता है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने संघर्ष किया, और 89 में उनके पास 2 सीट थी। उसके बाद वो जिस राम मंदिर की आज चर्चा हो रही है, वो राम मंदिर की एक यात्रा निकलती है, और उसके बाद वो 2 के बाद निश्चित तौर से उनका आंकड़ा बढ़ता है, और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके 10 साल बाद फिर मोदी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं। जी, आपने कहा कि ये जो स्थिति है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी ने जहां से संघर्ष किया, जी, हमारा कहना ये है कि जिस कांग्रेस में वो ताकत थी जो अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया, वो कांग्रेस आज अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, उन नेताओं को नहीं संभाल पा रही है जो इन विषम परिस्थितियों में, जब 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और उनकी सारी स्थितियां विद्यमान रहती हैं, जो उनका स्वभाव है, जो जिस तरह काम करने का जो तरीका है, जिस तरह वो सब रहता है, उसके बाद भी जो आपके पास पूंजी थी नेताओं की, कम से कम 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, उसके बाद तो आपको उनको संभालने की तो आप में हिम्मत होनी चाहिए थी। आप दूसरों के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, अपने दल के लिए तो संघर्ष, अपने लोगों को तो एकजुट रखते। बिल्कुल, ये एकजुटता की आवश्यकता रही है, लेकिन अब चूंकि 2024 के चुनाव का परिदृश्य है, अजय वकील जी आपके पास आना चाहूंगा। बात है कि 1991 के चुनाव से जिस मुद्दे को हवा दी गई, बिल्कुल साधारण शब्दों में, कि भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर, रामलला सरकार, राष्ट्रपति का दौरा और 2024 का चुनाव। नहीं, इस चुनाव का ये मुद्दा तो खुद कांग्रेस ने बीजेपी को दिया है ना। जी, रामलला, अयोध्या में राम मंदिर जो है वो रामलला उसमें ताले में कैद हैं, ये तो बहुत अधिकांश हिंदुओं को पता ही नहीं था। थोड़े बहुत लोग अयोध्या जाते थे उस जमाने में भी, और वो दर्शन करके आते थे, थोड़ा लोगों को बुरा भी लगता था, अरे यार भगवान की जो स्थिति ऐसी क्या है, लेकिन उसको लेकर के हिंदू समाज में कोई बहुत बड़ा उद्वेलन होगा या इस तरह का, तो वो तो कभी भी नहीं था। तो ये मुद्दा तो कांग्रेस ने खुद बीजेपी को तश्तरी में रख करके दिया है, क्योंकि उसका कारण सिर्फ ये था कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट था कि जब शाहबानो केस के अंदर उन्होंने संविधान में संशोधन करके एक संविधान के सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले को पलटने की का दुस्साहस किया, और उससे जो उनका लगा कि इससे जो राजनीतिक नुकसान होने वाला है उसको माफ करके राम मंदिर के ताले खुलवाएगा, ये तो सब दुनिया को पता है। बीजेपी ने तो इस मुद्दे को, आरएसएस ने इस मुद्दे को तो हाथों हाथ उठा लिया, और इसमें जब उन्होंने देखा कि इसमें राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, केवल राम मंदिर नहीं बल्कि इसके माध्यम से पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने का एक नया जो है वो आंदोलन शुरू किया गया, और जो काफी हद तक सफल रहा, जिसकी परिणति 2014 में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के रूप में हुई है। लेकिन सवाल है कि राम मंदिर का मुद्दा आखिर कब तक बीजेपी उसका दोहन करेगी। वही मेरा प्रश्न वही है कि 1991 से हवा दी गई, हर मुद्दे की भी एक उम्र होती है जी,
उसका आप वहीं तक दोहन कर सकते हैं। राम मंदिर बनाना था, बन गया, उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब सवाल है कि आप उसमें आगे और क्या हो सकता है, इसको कैसे जिंदा रखा जाए, ये सवाल है। अब राष्ट्रपति की यात्रा इस मुद्दे में कोई नई जान फूंक पाएगी, ऐसा मुझे तो ज्यादा नहीं लगता है। सिर्फ सिवाय इसके कि भाई यहाँ राष्ट्रपति भी राम मंदिर का, रामलला के दर्शन कर आई हैं, थोड़ा बहुत आदिवासी समाज में इसका संदेश जा सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को होने वाला वो नहीं है, क्योंकि अब इसमें आगे कुछ करने की बचा ही नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो आप सवाल है कि इसका दोहन कब तक करेंगे आखिर। सही। और ऐसा कोई मुद्दा बीजेपी को अब नहीं मिल रहा है कि जो राम मंदिर की तरह समूचे हिंदू समाज, मतलब समूचे ना भी करो तो कम से कम 90% हिंदू समाज को एकजुट इसने कर दिया था, वैसा मुद्दा बीजेपी को दूसरा कोई मिल नहीं रहा। अब ये मथुरा काशी भी है हालांकि मुद्दे, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है जिसके अंदर जो बात राम का चरित्र ऐसा है, बाकी में वो बातें हैं वो अलग बात है। तो सवाल अब बीजेपी सबसे बड़ा सवाल है कि जमीनी मुद्दे जो उठा रहे हैं, खास करके बीजेपी जिससे घबराई हुई है वो ये है कि संविधान बदलने का जो मुद्दा, भले ही वो एक तरह का एक गलत अफवाह है, एक भ्रम ज्यादा है बल्कि मेरे हिसाब से। दूसरा आरक्षण खत्म करने का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो उससे लेकर बीजेपी भीतर भी घबराई हुई है कि मतदान कम हो रहा है। दूसरी बात ये मुद्दे जो है वो उस समाज को, दलित समाज को खास करके, दलित आदिवासियों को बीजेपी से दूर कर सकते हैं। तो इसका आखिर तोड़ क्या हो, मेरे ख्याल से हो सकता है उसी के लिए राष्ट्रपति की यात्रा हो रही होगी। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी तो चुनाव पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि अभी आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा जो मुद्दा है वो उठाया गया, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कब तक भुनाइया ना नीरज जी, ये मुद्दा कब तक आगे जाएगा। लेकिन आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के जिस तरह से दूरी बीजेपी इसको देख रही है, उसको इस तौर पर देख सकते हैं कि भाई टाइमिंग को लेकर, चुनाव की टाइमिंग को लेकर ये दौरा जो है वो देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी कौशल किशोर जी भी बता रहे थे कि उनके नेतृत्व में कमी है, जो उनका कुनबा है वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर हम शुरुआत से ही देखें 2024 के जो चुनाव है, कांग्रेस जो है वो शुरुआत से बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर थी, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा चरण आते आते तक आप देखिए विरासत टैक्स आ गया, फिर आरक्षण आ गया, अब द्रौपदी मुर्मू जी का जो दौरा है उनको लेकर आ गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का किस दिशा में कांग्रेस जा रही है सर, ये बड़ा सवाल है। मुद्दा विहीन तो हो ही गई है, लेकिन क्या दिशा कांग्रेस की है? जी बिल्कुल, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि जब चुनाव नजदीक आ रहे थे उसके पहले 400 पार का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। बिल्कुल। पहला चरण खत्म हुआ, 400 पार का नारा थोड़ा स्लो हुआ। दूसरा चरण खत्म हुआ तो अब कोई भी 400 पार का नारा नहीं लगा रहा है किसी भी रैलियों में, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारे सामने क्या आ गया कि यार हमने तो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया ही इसलिए था कि दलित समाज, दलित शब्द हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भी SC ST के लोग हैं और आदिवासी लोग हैं वो सभी बीजेपी के पक्ष में आ जाए। बिल्कुल। अब इस चुनाव में वो चीज दिख नहीं रही थी। 400 पार का नारा खत्म, उन्होंने सोचा अब मेरे पास दांव क्या है खेलने का। उन्होंने सोचा अब, उस समय तो महामहिम जी पहुंच नहीं पाए थे, क्यों ना इस समय पहुंच जाए। मैं राजनीतिकरण जो हो रहा है, जिस तरीके से देश में ध्रुवीकरण हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से परंपराएं बन रही हैं पार्टियों के द्वारा, इस तरीके से परंपराएं नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि विपक्ष सत्ता में आ गई तब क्या होगा, उस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है हम सभी को। अब आपने एक सवाल किया था हमसे कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है कांग्रेस के पास पहले संगठन हुआ करता था। बिल्कुल। संगठन को खत्म करने वाला कौन? स्वयं कांग्रेस के नेता। आज बीजेपी के पास संगठन है, एक संगठन नहीं है, कई संगठन है जो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तन मन धन से मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद बहुत से कार्यकर्ताओं की नेता नहीं सुनते हैं तो वो लोग बहुत रूठते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आए, अरे यार मैंने इनके लिए बहुत मेहनत की थी, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये स्थितियां जब संगठन के पास जाते हैं तो फिर संगठन उनको राष्ट्रभक्त का नारा दिखाती है, भक्ति याद दिलाती है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। तो जब ऐसी स्थिति पैदा कर देती है तो कार्यकर्ता फिर से लग जाता है। अब जब राम मंदिर बन गया तो इनको लगा कि अब राम मंदिर बन गया तो हम 400 पार चले जाएंगे। तो आज तो डिजिटल जमाना है, एक एक शब्द घर घर पहुंच जा रहा है। यदि पीएमओ से कोई लिस्ट निकलती है तो पूरे देश में सर्कुलेट होने में समय नहीं लगता है, तुरंत वो आवाज जनता में गूंजने लगती है। जिस तरीके से इंटेलिजेंस के द्वारा ये खबर पहुंच रही है कि यार अभी तो अपनी बड़ी मुश्किल हो रही कंडीशन, हमारा 400 पार वाला नारा तो खत्म हो रहा है, अब सत्ता तो हमारी आ रही है, लेकिन मेरा ये कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में आज कार्य कर रही है, ये बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। उनको इससे स्टैंड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी सरकार बहुत आसानी से बन रही है, लेकिन ऐसा स्टैंड लेकर के अपने वोट बैंक को वो कम कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करें और वो घर घर जाकर के लोगों को निकालें और बूथ तक पहुंचाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो राष्ट्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए वो लोग आगे कर भी रहे हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य, और वर्तमान में तो कर ही रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो राष्ट्र के लिए है, ये तमाम चीज़ें जैसा कि नीरज जी ने कही हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है चुनाव की, यदि ये दौरे है, इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल टाइमिंग का है। और यदि हम देखें पहला चरण जहां उपलब्धियों की बात थी, अपनी अपनी खूबियां बताने की बात थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 3 तलाक की बात करें, सीए की बात करें, यूसीसी की बात करें, तमाम चीज़ें हुई। दूसरे चरण में जब देखा कि उसका कितना प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है, ये विश्लेषकों द्वारा जारी की गई, उस पर आए। दूसरे चरण में हमने देखा कि बात मंगलसूत्र से शुरू हुई और विरासत कर तक पहुंच गई, विरासत टैक्स तक पहुंच गई। लेकिन वो बात भी कितनी असरकारी हुई, इसको लेकर संशय बना। तो तीसरे चरण में बात आ गई आरक्षण की, और जब आरक्षण की बात भी उतनी प्रभावी नहीं लगी, क्योंकि आरक्षण भी जो है लगभग 4 दशक 5 दशक से जिस पर लगातार चर्चा चल रही है, वो उतना प्रभावी नहीं होते दिखा। तो अब तीसरे चरण के मतदान से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रामलला के दर्शन के लिए जाना, ये राम मंदिर का मुद्दा फिर एक बार उसको हवा देने की। कि क्या जब भारत की जनता ने, वो 98 करोड़ मतदाता, क्या यही चाहते थे कि हर चरण में उनकी बात ना हो, बात हो अपनी, बात हो हमारी कि हमने ये किया है, बात हो हमारी कि हम ये करेंगे, बात हो हमारी कि वो ऐसा, यदि वो आए तो ऐसा कर देंगे? सिर्फ इसी के लिए चुनाव हो रहे हैं क्या? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम की जब बात होती है तो देश का हर नागरिक और देश का हर नेता भगवान राम के आचरण को अपना ले। अगर भगवान राम के आचरण को अपना लेता है तो ये देश अपने आप विश्व के शिखर पे पहुंच जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो राम की बात करती है, क्या मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या आपको इनके नेताओं में भगवान श्री राम का आचरण कहीं से कहीं तक दिखता है? राम के आचरण की बात तो केवल त्रेता की बात है। ठीक है, एक बात, तो राम का आचरण तो कहीं दिख नहीं रहा, राम की केवल बात दिख रही है। दूसरी बात, ये जो चुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कतई नहीं हो रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम जनता के बीच हो रहा है। ठीक है, बात कांग्रेस क्या कह रही है, भारतीय जनता उसको नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, वो ये देख रही है। आपने 10 साल राज किया, राज करने के बाद आपने इस देश की जनता को और देश को क्या दिया? आज देश के विकास से संबंधित, देश को तरक्की पे ले जाने से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, देश के नागरिक की, एक एक नागरिक की शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, मैंने पूरे चुनाव में देख लिया, कोई इन गंभीर मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं है। इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र का मंदिर सजने जा रहा है, उसके लिए, इस आम जनता के लिए जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, वो नदारत है इस पूरे चुनाव में, कहीं से कहीं तक। माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों को आप सुन लीजिए, वो भाषणों में आम जनता से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो, उनमें समृद्धि आए और वो राष्ट्र के लिए कोई योगदान दे सकें। भाई बात रही राष्ट्रभक्ति की, क्या राष्ट्रभक्ति सिर्फ बीजेपी के लोगों के पास है, बाकी के लोग राष्ट्रभक्त नहीं है? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई राष्ट्रभक्त जो है बीजेपी में हो तो राष्ट्रभक्त हो, अदर पार्टी में हो तो राष्ट्रभक्त नहीं हो? तो ये सरासर दूसरे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उनका सीधा सीधा देश के नागरिक का अपमान होता है और वो उसके कहीं ना कहीं दिल में बैठता है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले तो अपने इस आचरण में सुधार करना चाहिए कि हम ये राष्ट्रभक्ति, तुमसे जुड़ा है तो राष्ट्रभक्त, दूसरे से जुड़ा है तो राष्ट्रद्रोही हो गया। तो इस आचरण को सुधार करना चाहिए। ये देश के लोग इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे। रही बात, एक संप्रदाय की राजनीति पूरे देश में कभी नहीं होनी चाहिए। विविधताओं से भरा देश है, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय में भरा हुआ देश है। इस देश की तरक्की तभी कर सकते हो आप जब आपके देश के हर नागरिक के बीच में आंतरिक एकता होगी। यदि आप आंतरिक एकता को खत्म कर लोगे तो चीन और पाकिस्तान से ज्यादा खतरा आप अपने देश में पैदा कर लोगे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी जगह पे गलत दिशा में जा रही है और देश के नागरिकों में गलत दिशा प्रस्तुत कर रही है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोही की जो बात है, हाँ, तो देश का हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति पैदा करो आप। इसमें इस देश को आगे बढ़ाने में हर जाति, हर संप्रदाय,
और हर नागरिक का योगदान रहा है, हम उनको भुला नहीं सकते। हमको राष्ट्रभक्ति के तौर पे इस देश को देखना चाहिए कि हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति है और उसका अपमान कहीं ना हो, हर एक को देखना चाहिए। तो वर्तमान जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं अपनी ही बात करता हूँ, राहुल गांधी क्या कहते हैं मैं उसको ध्यान नहीं देता। मेरे माननीय प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ये मेरे लिए मायने रखता है। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री के किसी भाषण से सहमत नहीं होता हूं तो मैं उनके विरुद्ध अवश्य जाऊंगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मेरे मतलब की बात कर रहे हैं या बिना मतलब की बात कर रहे हैं, मैं उस पर कभी नहीं जाऊंगा। तो इस देश के अंदर जो सत्ताधारी दल है उसके सारे नेताओं को अपने भाषणों में राष्ट्र हित, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के लोगों के लिए वो क्या पेश करके देंगे, विघटनकारी बात ना होते हुए एकताकारी बात के अंदर हम कहां इस देश को लेके जा रहे हैं वो आप हमें बताइए। तो हम सोचेंगे कि आपने वास्तव में इस देश के लिए वास्तविक दिशा की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक कहा उपेंद्र जी आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो चुनाव से अहम मुद्दे हैं जिस पर हम शुरुआत से चर्चा करते आए हैं वो कहीं ना कहीं गायब है। शिवकरण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में आपसे चाहूंगी क्योंकि समय हो चला है। अब देखिए जिस तरह से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन सवालों को आप कितना ठीक देखते हैं। अब देखिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 2023 में जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब वो वहां पर नहीं थी, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराया गया। राम मंदिर की अगर मैं बात कर लूं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो मौजूद नहीं थी। अभी हाल ही में जब अडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया तब भी विपक्ष ने उनके अपमान का ये सवाल तब उठाया जब वो जो तस्वीर सामने आई, अडवाणी जी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और जो राष्ट्रपति जी है वो खड़ी हुई हैं, तब भी विपक्ष ने उनके अपमान का सवाल उठाया। जब बीजेपी ही मौका दे रही है विपक्ष को तो सवाल उठाए जाएंगे। किस हद तक इन सवालों को ठीक देखते हैं शिवकरण जी? देखिए रुचिका जी, ऐसा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है ना। राष्ट्रपति जी दर्शन करने गई, अपने इच्छा अनुसार गई, किसी के कहने पे नहीं गई, है ना। और चूंकि राष्ट्रपति हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि चूंकि एक आदिवासी बेल्ट से आती है और निश्चित तौर पे यदि राम जी का दर्शन करने गई है तो लोग कहते हैं कि आदिवासी भी भगवान राम के आराध्य हैं। भीम जितने जंगल में थे, जंगल में साधन नहीं था तो सब भगवान राम के साधन। तो यदि राष्ट्रपति जा रही है दर्शन करने तो कोई उस पर विपक्ष यदि कह रहा है तो कोई गलत नहीं है। नंबर एक, इंदिरा गांधी जी, ऋचिका जी मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी जी एक नारा दी थी, न जात पे न पात पे मोहर लगे हाथ पे। नारा किसका था? इनका था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और जब मुसलमान का नारा दिए तो उन्होंने कहा कि सत्ता खिसक रही है, तब उन्होंने कहा कि राम जी का गेट ताला खुलवा दो, तो ताला खोल दिए। तब क्या भाजपा इस बात को मुद्दा मुझाया और कि राम का ताला खुल गया, अब इस मिशन को लो। तो देखिए सरकारें हैं, सरकार चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता में जब आते हैं तो अपनी अपनी बातें लेकर के लोग मिशन करते हैं कि जनता को कैसा लुभाया जाए। एक मुझे बहुत अच्छा सूरज जी एक बात आती है जी पांडे जी कि कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मछलियां फंस जाएंगी। तो इस समय सब शिकारी अपने अपने क्षेत्र में दाना डाल रहे हैं और जनता उस दाना को देख रही है कि कौन मेरे हित में है, कौन अनहित में है ना। इसलिए इस समय तो तीसरे चरण का मतदान है, इसलिए मैं चाहूंगा देश न्यूज से सबसे अपील से कि अपने घरों से निकले और खूब मतदान करें। देश का जो भी जनाधार होगा उसको हम स्वीकार करें। पांडे जी कहीं ना कहीं सूरज जी जिस तरह से हम देख रहे हैं ये जो 2024 का चुनाव है वो विकास के लिए नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने के लिए अब इस दिशा में जा रहा है। बहुत सही कहा आपने कि हम भी देश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि पहले करें मतदान फिर करें जलपान। और जो बात पांडे जी ने कही, शिवकरण पांडे जी ने एक उदाहरण दिया कि पहले बताया जाता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। ठीक वैसे ही एक और कहावत, एक कहानी मुझे याद आ रही चरवाहे की कि जो पहाड़ी पर जाता था गांव वालों को आवाज लगाता था कि शेर आया, और गांव वाले आते थे लेकिन उस समय शेर नहीं आया था। लेकिन जब वास्तव में आया तब वो समय शेर आया जरूर था लेकिन गांव वाले उसे बचाने नहीं आया। तो ये जो बात है बार बार कही जाती है जनता की, राम मंदिर की, ये कितनी असरकारक इस बार होगी ये जनता पर निर्भर करता है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देते, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। संदीप पाठक जी, अजय वकील जी, उपेंद्र तिवारी जी, शिवकरण पांडे जी, नीरज तिवारी जी और कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बना देश न्यूज के साथ। नमस्कार।